हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, अभी एग्ज़ाम टाइम है ना, तो बच्चों के डिमांड पे मैं सिर्फ डेरिवेशन की बात करूँगा और उस पर जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं मैं उसका डिस्कशन करूँगा। ठीक है, मैं चैप्टर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के लिए जब एग्ज़ाम टाइम ख़त्म हो जाएगा मैं कंप्लीट चैप्टर का नोट्स डाल दिया करूँगा, तब भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी एग्ज़ाम टाइम है इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ताकि मैं पूरा वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। आप सिर्फ इस वीडियो में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, साथ में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ देख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, एंड उस पर जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देखने के लिए। ठीक है, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको बताता हूँ। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। ठीक है ना। देखिए, हम एक क्या कर लेते हैं, एक रिएक्टेंट लेते हैं और यहाँ एक बात करते हैं प्रोडक्ट की। एक बात आपको बता दें, इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। चैप्टर का मतलब क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, पहले समझ लेते हैं, फिर टॉपिक को स्टार्ट एक एक करके कर लेंगे। इसमें होता क्या है कि हम केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच है, केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम ये समझते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है। क्या बोला मैंने, हाउ केमिकल रिएक्शन गोइंग टू अकर एंड व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या है और कैसे रिएक्शन हो रहा है, तेज हो रहा है कि स्लो हो रहा है, उसका पूरा मैकेनिज्म इस प्रोसेस में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, एक तरफ रिएक्टेंट होगा और दूसरा प्रोडक्ट होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमेशा रिएक्टेंट स्टार्टिंग केस में ज़्यादा होगा। क्यों? रिएक्टेंट से ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। केमिस्ट्री में दो चीज़ आपको बहुत मिलेगा, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। एक बात ध्यान रखेंगे, वैसे तो और भी सारी चीज़ मिल सकती हैं, जैसे कैटलिस्ट। तो हर एक रिएक्शन में कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, जरूरत पड़ने पर हम लोग कैटलिस्ट ऐड करते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ क्या बोला, दो चीज़ें देखने को मिले, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें रिएक्टेंट ना हो ये हो नहीं सकता, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन ना हो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम ईजिली समझते हैं। क्या मान लेते हैं कि समय जब जीरो रहा था, मान लेते हैं, तो उस समय इस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बताओ, 100%। ठीक है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा होगा, 0%। जब समय जीरो है इसका मतलब क्या, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है ना। और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लेंगे, 100%, तो प्रोडक्ट का कितना होगा, 0%। समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। आप देख रहे हैं ये आगे बढ़ते चला जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अब हम बात करेंगे क्या कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। किसका, इस रिएक्शन का रेट कैसे निकालेंगे। रेट का मतलब क्या होता है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन का स्पीड क्या है, उस रिएक्शन का वेलोसिटी क्या है। क्वेश्चन में कहीं पूछता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो एक्चुअली इन दोनों वर्ड का मतलब यहाँ पे है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया का वेग निकालना है, अभिक्रिया की गति निकालनी है। तो बाबू हम रिएक्टेंट के लिए बात करेंगे और प्रोडक्ट के लिए भी बात करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं स्मॉल आर से, रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं स्मॉल आर से। और किसके रेस्पेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, बट किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज, डी मतलब चेंज, या ऐसे समझ लो। कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब फाइनल सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, डी सी एफ माइनस सी ए डिवाइड बाई टी एफ माइनस
Ti। फाइनल समय माइनस इनिशियल समय। अब इन दोनों के डिफरेंस को या तो D लिख सकते हैं या तो डेल्टा लिख सकते हैं। मैं दोनों बातों का जिक्र कर लेता हूँ। D कब यूज करते हैं? जब कॉन्सेंट्रेशन के बीच में स्मॉल डिफरेंस हो, स्मॉल डिफरेंस, तो उस समय हम D का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? D मतलब यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। D मतलब चेंज, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, R मतलब रिएक्टेंट का, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर इनके बीच में लार्ज डिफरेंस होगा तो डेल्टा का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। रिप्रेजेंटेशन कोई भी हो उससे घबराना नहीं है, ठीक है ना। अब बात बोलेंगे इसका यूज कहाँ करते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स केमिकल एनालिसिस पढ़े होंगे थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया होगा, तो इसका यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए, और इसका करते हैं एवरेज रिएक्शन के लिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। इसका करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या यूज करेंगे? dCr/dt, और एवरेज के लिए करेंगे डेल्टा Cr/dt। सिंपल समझ में आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है बताओ। अब बोले सर फाइनल कौन सा है, इनिशियल कौन सा है? सुनो, आपको डेटा दिया रहेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हम इनके बीच का डिफरेंस निकालना चाहते हैं, इनके बीच का, ठीक है, इनके बीच का निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे समझते चलो। क्या फॉर्मूला बताओ, क्या निकालने वाले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो RR इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, फाइनल में कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 90%। इनिशियल में कितना था बताओ? 10%, 100%। फाइनल समय कितना है? T1। इनिशियल समय कितना है? 0। तो आपका क्या देगा? -10% बाई T1। अब माइनस से मत घबराइएगा, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि समय के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का घट रहा है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम इसको -RR इक्वल टू 10% बाई T1 भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 कर लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, यानी हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रिएक्टेंट दिया रहेगा तो ही रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट दिया रहेगा तो भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो R मतलब रेट, विथ यहाँ लगा दिए P, इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बात कर रहे हैं। सेम लॉजिक, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लॉजिक नहीं बदलने वाला, फॉर्मूला नहीं बदलने वाला, बस चीजें इधर से इधर शिफ्ट हो गई। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना बताओ? 10। इनिशियल कितना है? 0। T1 -0, तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10% बाई T1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अगर आप दोनों इक्वेशन के RHS को देखेंगे ना तो इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा? -RR इक्वल टू RP हो जाएगा। इससे क्या प्रूफ हो गया बताओ? इससे क्या प्रूफ हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप रिएक्टेंट के अनुसार निकालें या आप प्रोडक्ट के अनुसार निकालें, आंसर सेम आएगा। अंतर सिर्फ कहाँ रहेगा कि रिएक्टेंट को लेकर के बात करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, और प्रोडक्ट को लेकर के बात करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, बाकी कुछ अंतर नहीं है। अब माइनस साइन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है, और प्लस साइन का मतलब क्या है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे सर, ये तो चलो समझ में आ गया, डेफिनेशन क्या बनेगा किसका भाई? रेट ऑफ रिएक्शन का। बहुत अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में पूछता भी है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन या डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप बताइए ना क्या होगा। आपको तो मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रखा, क्या डेफिनेशन बन सकता है बताओ? तो क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज, इट इज
डिफाइन एज क्या? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ जगह नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। हिंदी में इसको बोलेंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग तो समय के साथ साथ अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या बोला मैंने? समय के साथ साथ अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ अभिकारक एवं सांद्रता के परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। समझ में आ रहा है? आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे निकालेंगे? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यहाँ मैं सी इंडिकेट कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन के लिए, इसलिए घबराइएगा मत। अगर डी कहीं लिखा गया ना, अब इन दोनों के डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं बताओ? डी से या डेल्टा से। डी लिखा रहेगा मतलब स्मॉल डिफरेंस और डेल्टा लिखा रहेगा तो लार्ज डिफरेंस। ठीक है ना? तो डी सी आर बाई डी टी ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, और डेल्टा सी आर बाई डी टी यूज करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब एक बात आप लोग और बता लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन का इकाई क्या होगा? यूनिट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? तो बड़ा सिंपल यूनिट है, बहुत ही आसान यूनिट है। अब देख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो सकता है बताओ? मैं यहाँ यूनिट बता दे रहा हूँ, यहाँ अच्छा रहेगा। इसका यूनिट क्या हो सकता है? इकाई क्या हो सकती है इसकी बताओ? सिंपली बताओ। कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम है तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। किसका यूनिट है बताओ? कॉन्सेंट्रेशन का। और टाइम का टी रहने दो, मैं टी इसलिए रहने दे रहा हूँ कि पता नहीं क्वेश्चन में आवर दिया हो या मिनट दिया हो या सेकंड दिया हो, उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसका यूनिट क्या बन गया बताओ? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, ये किसका यूनिट है? तो रेट का यूनिट है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में एक एक बात का मैं क्लियर करते चलो। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं तब मैं डेरिवेशन कराऊंगा, एक आइडिया आपको मिल चुका होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या बताओ? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो रफ आइडिया मिल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसका बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तुम्हारे बिना चलिए देखिए, अब रेट एक्सप्रेशन की बात करते हैं, रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, तब डेरिवेशन पे आएंगे। तो चलिए वापस आते हैं। अगेन यहाँ लिखते हैं रेट और यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट, सॉरी ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब आप सबको पता चल चुका है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant. Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant का पावर n। सर ये n क्या है? n यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं समझ रहा? समझाते। जो डिजिट यहाँ दिया रहेगा,
जो डिजिट वहाँ दिया रहेगा वो इसके पावर के इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है। चलो थोड़ा सा इलेबोरेट, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं ए प्लस बी सी और डी। ये हमारा आर हो गया है और ये हमारा पी हो गया। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, पावर ए और पावर बी। जब भी हम डायरेक्टली का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ इक्वल टू आएगा और साथ में एक कांस्टेंट आएगा सी ए सी बी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ ए और बी उसी शर्त पे आ सकता है जब रिएक्शन एलिमेंट्री हो। कैसा रिएक्शन बताओ? ए बी कब यूज करना बताओ? व्हेन रिएक्शन इज एलिमेंट्री। अब अगर किसी लड़के या लड़की को एलिमेंट्री का मतलब नहीं पता, उसके लिए बता, अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म हो जाता है उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं या प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं, या प्राथमिक, हिंदी में प्राथमिक अभिक्रिया बोलेंगे, इंग्लिश में एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करोगे या ये बोल लो कि पावर में ए और बी तब आएगा जब रिएक्शन कैसा होगा? एलिमेंट्री होगा। सर अगर नहीं हुआ तो? अब बताते हैं। अगर कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हुआ तो वहां पर ए और बी नहीं लिखेंगे। अब बता दें, जो रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या बनेगा? तब यहां बनेगा आर आर इक्वल टू के सी ए का पावर एक्स और सी बी का पावर वाई। अब यहां जो x होगा वो a से कम होगा और y होगा वो b से कम होगा। इसका एकदम ध्यान रख लीजिएगा। a होगा, x होगा जो a से कम होगा और b होगा वो y से कम होगा। किस केस में बताओ? किस केस में? जब रिएक्शन कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे n से। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका। ठीक है, मैं दोबारा एक बार डिस्कशन करता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि सी ए और सी बी। जो कोफिशिएंट दिख रहा है वो उसके पावर में आ जाएगा। शर्त एक है, पावर तभी इक्वल हो सकता है कोफिशिएंट के साथ जब रिएक्शन कैसा होगा? एलिमेंट्री होगा। इक्वल कब नहीं होगा? जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, क्या होगा? जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा। तो उस केस में पावर जो होगा x और y के फॉर्म में होगा और जो x का मात्रा होगा वो a से कम होगा और जो y का मात्रा होगा b से कम। अब आपके मन में एक सवाल और गूंज रहा होगा कि सर x और y क्यों कम होगा? आप एक ऐसा इमेजिनेशन कर लीजिए कि अगर कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कर रहा है। बात को पहले समझेंगे। जैसे कि आप मान लो कि हमें NaCl का फॉर्मेशन करना है, NaCl का फॉर्मेशन करना है। तो NaCl का फॉर्मेशन आप सभी को पता है क्या कि कब हो सकता है? Na जो है सॉलिड है और Cl जो है गैस फॉर्म में होता है। बात को पहले पकड़ो। तो Na शुरू में किस स्टेट में रहेगा? पता? सॉलिड में रहेगा। अगर मुझे सोडियम क्लोराइड लैब में बनाना हो तो कैसे करेंगे? तो Na को पहले गर्म करेंगे तो पहले वो बनेगा गैस। पहले तो लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो बनेगा गैस। अब इस गैस को गर्म करेंगे तो वो बनेगा आयंस। अब Cl2 क्लोरीन तो गैसेस फॉर्म में रहेगा, तो इसको गर्म करेंगे तो Cl और Cl बनेगा। और ये Cl जाकर के इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बनेगा Cl। और अब ये Na प्लस और Cl माइनस मिलकर बनेगा NaCl।
ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये रिएक्शन कई स्टेपों में चल रहा है। अभी इमेजिन करिए क्या होगा, क्यों मैंने कम बोला। यहाँ ए और बी पता है क्या है, मोल है, मतलब ए जो है छोटा वाला ए वो ए का संख्या बता रहा है, तो छोटा वाला बी है वो बी का संख्या बता रहा है, कितने संख्या में। अब इमेजिन करिए जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, और लिक्विड से गैस में करेंगे, अब होगा क्या समझो। जैसे कि मान लो हम एक पतीले में NaCl को गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में कर लिया। अब हमें उसको हम दूसरे पतीले में डाल दिए, उसमें क्या करेंगे, उसको गैस में गर्म करेंगे। अब एक बात बताओ, जब इसको इसमें से इसमें डालेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना वो पहले वाले कंटेनर, पतीला नहीं बोलेंगे कंटेनर बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले वाले कंटेनर में रह जाएगा। तो जब रहने का मतलब क्या, कुछ पार्टिकल तो घटा कि नहीं घटा बताओ। अब दूसरे कंटेनर उसको फिर से गर्म कर रहे हैं, गैस बन रहा है, तो गैस हो सकता है कि एक आध लीक कर जाए, बस समझ आए। तो अगर एक आध मॉलिक्यूल से घटा इट मीन्स A नॉट इक्वल टू X, X ऑलवेज लेस देन A और Y ऑलवेज लेस देन B। एलिमेंट्री में क्या पता, एक ही बार में रिएक्शन खत्म, मतलब जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हो ना उसमें प्रोडक्ट बन गया, मतलब जितना आप कंपोनेंट डाले थे उतना कंपोनेंट है, इसलिए वहां पर A का यूज हम कर लिए और B का यूज कर लिए। समझ में आ रहा है कि जब एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन होता है तो क्या होता है, रिएक्शन में कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ जाती है या कुछ एलिमिनेशन हो जाता है, कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज आ जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर इतना लंबा चौड़ा रिएक्शन है तो हमें अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो किससे निकालेंगे। तो आराम से पहले सुन लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ज़्यादा झमेला नहीं पालना है। क्या करना है बताओ। अब हम ये जो लिखे हैं ना, ये चीज़ जो लिखे हैं, ये दो चीज़, इसको कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी आता है 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हिंदी में बोलते अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो होता क्या है कि बाबू जो रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया रहेगा, रेट एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा, जो भी रेट एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के पावर को सिर्फ ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा रेट एक्सप्रेशन के टर्म में आपको सिर्फ पावर को ऐड कर देना है, अपना आंसर उठा लेना है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, क्या बन सकता है समझाते हैं। क्या बनेगा डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। देखिए ये बताओ, हमने ये जो बनाया है इसको क्या बोलेंगे, रेट एक्सप्रेशन, और यहाँ जो के आया है ना उसको बोलेंगे रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो लिखेंगे इट इज द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन। ये इसलिए बता रहे हैं ना कि हम लोग को जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करना है, तो उसके पहले थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए होता है क्या। तो लिखेंगे क्या, इट इज ए सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। It is the sum of power of concentration of reactant given in rate law expression. Given in rate law expression. खत्म, 2 मार्क्स आपका आ गया। तब सर इसका रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बता देते हैं। ये भी तो रेट एक्सप्रेशन है, ये भी तो, यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी। हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से इंडिकेट करेंगे, n से। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा a प्लस बी, यहाँ क्या होगा x प्लस वाई, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इधर क्या हो जाएगा, x कॉम्प्लेक्स में x प्लस वाई हो जाएगा और एलिमेंट्री में a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और जान लेते हैं, क्या रेट कांस्टेंट भी क्या होता है।
रेट कांस्टेंट बड़ा आने वाला, यूज होने वाला, इसलिए इसको समझते चलिएगा रेट कांस्टेंट का, क्योंकि डेरिवेशन में ये यूनिट का बड़ा हेल्प है न्यूमेरिकल बनाने में, तो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ऑर्डर फ्रैक्शन समझ में आ रहा है, रेट एक्सप्रेशन समझ में आ गया, कैसे निकालना है पता चल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम बताएंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगा। तो चलो कर लेते हैं। फॉर रिएक्शन R से P के लिए, ठीक है। तो रेट इक्वल टू यहां पे क्या होगा बताओ, K CR का पावर N। K और समझा दें तो रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर N। यहां पे N क्या बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, K CR का पावर N, ठीक है। और हमें किसका निकालना है, K का निकालना है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय क्या हो सकता है बताओ, CR का पावर N, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले रेट का यूनिट बताया था, क्या होता है बताओ, रेट का यूनिट क्या हो सकता है बताओ, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। याद आ गया, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। वीडियो थोड़ा सा अगर नहीं है तो पीछे जाकर चेक कर लीजिएगा। अब हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या था, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर का मतलब क्या है, पावर N, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। नीचे क्या बनेगा, मोल का पावर N और लीटर माइनस N। कहीं भी दिक्कत है तो बता दीजिएगा। ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो लॉग L इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ N नहीं है, गौर से देख लीजिएगा, मोल अंदर मल्टीप्लाई कर दो N हो जाएगा, और चलिए यहाँ कर लो ये N हो जाएगा। पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर तो मोल का पावर N लॉग का पावर N। अब ये नीचे वाली चीज कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स L का पावर N। नीचे क्या बच गया, मोल का पावर N, ठीक है। इसको भी ऊपर लेके चल जाओ तो मोल, अच्छा इसका कुछ नहीं, इसका मतलब पावर 1 है, इतना तो समझ में आ रहा है, मैथ आता होगा। तो यहाँ मोल, इसका पावर N है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस N। अब गौर से देखिएगा क्या, सॉरी लीटर इनवर्स है, ये लीटर इनवर्स है, गड़बड़ हो गया था। मोल का पावर 1 ये चला जाएगा तो माइनस N। यहाँ क्या दिख रहा है, लीटर। अच्छा इन दोनों का बेस सेम है क्या, लीटर का पावर माइनस और लीटर का पावर N, दोनों का बेस मतलब पावर ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड होकर के N माइनस 1, और यहाँ क्या बच जाएगा, टाइम इनवर्स। आप एक चीज और गौर किए हैं क्या, इन दोनों का बेस भी सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, मोल 1 माइनस N लॉग L N माइनस 1 टाइम इनवर्स। तो ये आपका K का यूनिट बनेगा, K का यूनिट बनेगा। दोबारा समझा देते हैं, देख लीजिए कैसे। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का पावर N, तो डायरेक्टली हटाएंगे तो इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, ये K ही आपका रेट कॉन्स्टेंट है। तो K का यूनिट निकाला तो K क्या हो जाएगा, इनको नीचे लेके चले जाओ, तो रेट बाई CR का पावर N। क्या यहाँ लिखे हैं, CR का पावर N। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, R मतलब रिएक्टेंट के टर्म है। अब क्या लिखे, रेट का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स।
नीचे क्या, मोल बाई एन का पावर एन। सर ये कहाँ से आ गया, तो ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पावर में चल जाएगा, तो मोल का पावर एन, लीटर का पावर एन। वही नीचे वाली चीज़ कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो मोल लीटर इनवर्स पहले से था, टाइम इनवर्स पहले से था, ये ऊपर चल जाएगा तो एल का पावर एन। नीचे मोल का पावर एन है तो ये भी ऊपर जाएगा, तो मोल 1 है, ऑलरेडी दिख रहा है बाबू। अगर पावर कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, तो मोल ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो मोल का पावर माइनस एन हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इतना तो पता ही आपको। अच्छा, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा n-1, ये प्लस में और ये माइनस, तो n-1 और टाइम इनवर्स। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर वापस ऐड कर लो, तो मोल 1 - n, लीटर n-1 और टाइम -1। यहां तक अगर समझ में आ गया तो बहुत हद तक आपका एक काम बन गया होगा। क्या बनेगा सुन लो, हम यह बात करते हैं केस 1 की। अगर n का मान 0 है, केस 1 में n का मान 0, अब वो n का मान 0 मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। n का मान 0 का मतलब क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का मान क्या होगा, आप बताओ। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना भाई, n के जगह पे 0 रख दो तो k क्या आ जाएगा बताओ, मोल का पावर 1, यहां 0 रख दो, लीटर का पावर -1 और यहां रख दो टाइम इनवर्स, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसका मतलब अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि के कौन है, तो आप यूनिट से पकड़ लीजिएगा के इसमें से कौन है। तो मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स अगर किसी में होगा तो वही के है। और ये किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका फायदा क्या बताओ, हम यूनिट देख करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी पकड़ सकते हैं। ये एक मार्क्स वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हम क्या देख करके, के का यूनिट देख करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहचान सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, चलिए हम आगे जैसे क्वेश्चन करना हो तो बता देंगे। अब केस नंबर 2 पढ़ो। केस नंबर 2, n = 1, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब n का मान 1 रखो, तो यहां देखो 1 ऑलरेडी है, 1 - 1 यानी 0, फिर यहां भी 1 - 1 0, और किसी चीज का पावर अगर 0 तो वैल्यू 1 हो जाता, तो ये भी 1 ये भी 1, तो क्या बच जाएगा बताओ, k = बचेगा टाइम इनवर्स। अब एक बात का गौर कर लेना, टाइम आपका मिनट इनवर्स भी हो सकता है, सेकंड इनवर्स भी हो सकता है और आवर इनवर्स भी हो सकता है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी यूनिट मौजूद है तो आप समझ जाना कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्या कर रहा है बताओ, इंडिकेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3, यहां क्या रख लो, n = 2 रख लो, n = 2 रख लो, तो क्या होगा k का यूनिट बताओ, 1 - 2 यानी मोल का पावर -1, L क्या है 2 - 1 यानी लीटर हो जाएगा 1, और 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, और टाइम इनवर्स रहेगा। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है बताओ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप क्या देख करके बता सकते हो बताओ, यूनिट देख करके ऑर्डर रिएक्शन पकड़ सकते हो। ठीक है, तो अब ये तब बेसिक बता दिया मैंने, अब हम सीधे डेरिवेशन करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं कर, लेकिन अभी हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा है ना उसके पहले क्वेश्चन साइड से कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना, फिर आगे बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखो कैसे, अगर किसी क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन करते हैं, रेट = k a का पावर 2 और b का पावर -3 लिखा है, पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, घबराना बिल्कुल नहीं है, -1 हो जाएगा। सर कैसे कर ली इतना जल्दी, क्या बोले हैं डेफिनेशन में थोड़े पहले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपके बुक में, आपके एग्जाम में
कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेगा तो घबराइएगा मत, ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा पंगा लेने की आवश्यकता नहीं है। और हम कैसे लिख रहे थे बताओ, CaCb, वही चीज़, सी को सिर्फ किस, अच्छा देखो जैसा बुक होगा वैसे इंडिकेशन होगा, तो इंडिकेशन में झमेला मत फंसिएगा, ठीक है ना। काम को पकड़िए, पावर को ऐड कर दीजिए, तो कैसे आ जाएगा पावर बताओ, n = 2 -3 = -1, समझ में आ रहा है। तो इसका ऑर्डर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, -1। दूसरा देख लो सवाल, रेट = k, x का पावर -3, y का पावर 1/2, y का पावर 1/2, n निकाल लो, तो -3 + 1/2, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, -2। खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सवाल चल रहा है कि नहीं। चलो ये था क्या, रेट एक्सप्रेशन दिया होगा तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन पकड़ लेने के लिए, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकाल लेने के लिए। दूसरा सवाल देखो, k का वैल्यू दिया रहेगा, वहां से आप ऑर्डर फ्रैक्शन पकड़ेंगे। k का वैल्यू दिया रहेगा, जिससे आपको दे देगा k 2.3 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, k 4.9 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, k 2.78 × 10⁻² मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स ना लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं आवर इनवर्स, यहाँ लिख लेते हैं मिनट इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब k के वैल्यू को मत देखो, आप उसका यूनिट को देखो। अब मैच करो, सेकेंड इनवर्स यानी n = 1, खत्म। यहाँ क्या लिखा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, यानी कि n = 0। यहाँ देखो मोल इनवर्स लीटर आवर इनवर्स, ये वाला देखो n = 2। आप क्या करके बताओ, आप यूनिट देख करके बता दिए ऑर्डर फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। उसके लिए हाँ एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, एक सवाल और पूछना चाहेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले या 1 मार्क्स क्वेश्चन। क्या पूछेगा, किस ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ऐसा समझ लो। यहाँ लिख लेते, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले, चलो देख देते क्वेश्चन को, लिखते हैं। in which order of reaction the unit of rate constant is equal to unit of rate of reaction। बताओ, बड़ा सिंपल सवाल, इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आंसर क्या होगा इसका, जीरो ऑर्डर। देख बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सर कैसे इतना जल्दी बोल दिए बताओ, याद करो रेट इक्वल टू क्या होता है, k/CR का पावर n। अब हमने बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इटा मतलब n का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और किसी का वैल्यू अगर जीरो हुआ तो वैल्यू 1 हो जाता है, और किसी का पावर अगर जीरो होगा, किसी का पावर अगर जीरो होगा तो वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा। तो देयरफॉर रेट इक्वल टू k आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इसका मतलब जो रेट का यूनिट होगा वही k का यूनिट होगा। नहीं पता चल रहा है, यहाँ देख लो, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और ये यही यूनिट आया था जब मैं आपको प्रूफ भी किया था, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन ये है कि मैंने आपको बेसिक चीज़ अब दे दिया। अब आराम से क्या सीख सकते हो, तो क्या डेरिवेशन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए इतना बेसिक आपको दे दिया है ना कि आपको डेरिवेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं कि सर हम रिएक्शन, एक ऐसा सवाल हो जाए आपसे कोई पूछ ले कि क्या हम रिएक्शन देख करके ये बता सकते हैं क्या कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो कुछ हद तक बता सकते हैं। एक्चुअली में है क्या, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। थ्योरेटिकली सही नहीं हो सकता, लेकिन कहीं कहीं हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा।
जीरो ऑर्डर का तो पक्का लगा सकते हैं। अब जो सुनो बता, अगर कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, अगर कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है तो आप उसको एकदम गारंटी के साथ ये टिक कर लेना कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या बोला मैंने? अगर कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है आप उसको एकदम बोल सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, गारंटी के साथ। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि आपसे क्या बोल रहे हैं, N2 प्लस 3H2 2NH3। यहां आयरन कैसा बिहेव कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह। अब रिएक्शन देख करके यहाँ बता सकते हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। SO2 प्लस O2 V2O5 SO3, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब जो रिएक्शन कैटलिस्ट के होगा ना, आप ये मान लेना कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के में हो रहा है तो ये मैंने एक ऑब्जेक्टिव समझने का एक हिंट दे रखा है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं समझना, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे सीधे डेरिवेशन पे, ठीक है ना। चलो आ जाओ। आपको पता है क्या कि स्टार्टिंग में पढ़ाए थे रेट इक्वल टू क्या होता बताओ? ऐसे, सॉरी, फॉर रिएक्शन R से P के लिए पढ़ रहा है। किसके लिए पढ़ रहा है बता? फॉर रिएक्शन R से P के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या होगा बताओ? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। अब यहां माइनस लगा देते हैं, क्यों? आपको पता है कि रिएक्टेंट जो है वो समय के साथ साथ घटने वाला है। बताया था ना, प्रूफ भी किया था स्टार्टिंग में, देख लीजिएगा कि जब भी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे आंसर माइनस में आएगा। तो यहां मैंने डी मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। पढ़ो कैसे? डी मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अभी तुरंत एक रेट का और फॉर्मूला पढ़ा था, रेट इक्वल टू के सी आर का पावर n। n यहां पे बताने का मोहताज नहीं है, n यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। n यहां पे क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए, तो हमारा n का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए, तो किसी का पावर अगर 0 होगा तो पूरा वैल्यू 1 हो जाता है। तो इट मीन्स के रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। अगर हम पहले और दूसरे को कंपेयर करेंगे तो LHS इक्वल है तो RHS हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या बनेगा बताओ? माइनस DCR बाई DT इक्वल टू K, ठीक है। अब DT को इधर लेके चले जाओ, तो माइनस DCR इक्वल टू KDT, ठीक है। अब हम करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो DCR माइनस के। अब इंटीग्रेशन आपको पढ़ा होगा क्या? तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रल सिंबल के बाहर आ जाता है, तो यहां हो जाएगा DT, ठीक है। अब लिमिट रखते हैं, जब समय 0 रहेगा, जब समय 0 तो उस कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहां क्या लगा देंगे? CR0। C मतलब कंसंट्रेशन, R मतलब रिएक्टेंट का, और नॉट मतलब 0 समय पर, ठीक है। और T समय के बाद उसका कंसंट्रेशन जितना बच जाएगा उसको हम बोलेंगे CR। CR यहाँ पे क्या है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। शुरू में 100% था, 20% चला गया तो रिमेनिंग कितना हुआ? 80%। तो वहाँ CR क्या होगा? 80% हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा होगा dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो वैसे dCR का इंटीग्रेशन क्या होगा? CR होगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा CR, CR नॉट CR, बाहर माइनस लगा हुआ है,
के, इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, टी। रख लो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रखे तो क्या हो जाएगा माइनस में सी आर माइनस सी आर नॉट इक्वल टू के टी। खत्म। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो या इसको उधर भेज दो, सी आर माइनस सी आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, काम खत्म हो गया। डेरिवेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। ये डेरिवेशन किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। कितना सिंपल है बताओ। सी आर क्या है बताओ, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, जो रिएक्शन के लिए बचा रहेगा। जिससे कोई क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन अभी पता चल जाएगा। सी आर क्या बताओ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, के रेट कांस्टेंट, टी टाइम। ये तो हो गया डेरिवेशन। क्या हम इसका हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वाला पंगा देख ही लेते हैं। हाफ लाइफ इक्वल टू क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन आधा बीत चुका है, यानी हाफ लाइफ पढ़ रहे हैं। इसको वो वाला मतलब हाफ गर्लफ्रेंड एक मूवी है, वो नहीं, हाफ लाइफ निकालना है। और यहाँ ये भी नहीं कि आधी जिंदगी बीत गई, ऐसा कुछ नहीं, हाफ लाइफ पढ़ रहे हैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या, जब रिएक्शन आधा बीत चुका है। समझो जब समय जीरो रहा होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन सी आर नॉट बोले थे क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जब चलो ऐसे भी लेते हैं, शुरू में 100% था, आधा समय जब बीत गया, हाफ लाइफ को ऐसे लिखते हैं, आधा समय बीत गया होगा तो कितना बचा होगा इसके कॉन्सेंट्रेशन बताओ, 50% की नहीं बचा होगा, तो यहाँ 50% आ गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, बिल्कुल आ रहा होगा। तो ये इनिशियल को हम क्या बोलेंगे, सी आर नॉट, और जो बचा है उसको क्या बोलेंगे, सी आर। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। इनिशियल को हम लोग क्या बोले, सी आर नॉट, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, सी आर बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये सी आर किसके इक्वल है बताओ, 50% है। अरे 50% किसका, इनिशियल का ना जी। तो हम सी आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, सी आर नॉट बाई 2 यूज कर सकते हैं क्या। लेकिन ये कब यूज करेंगे बताओ, एट हाफ लाइफ। यानी हम टी के जगह पे क्या यूज करेंगे, टी हाफ। भाई देखना T/2 नहीं बोल रहे हैं, अंतर हो जाएगा। जैसे हम लिखते थे ना T1, T2, T3, वैसे T हाफ लाइफ। तो ऐसा समझेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों वैल्यू को यहां रख दो, इन दोनों वैल्यू को वहां रख दो, तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा बताओ, यहां पे क्या बनेगा, सी आर के जगह पे क्या लिखेंगे, सी आर नॉट बाई 2 रखेंगे ना, और यहां सी आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी हाफ। अब इसमें से इसको घटाओगे तो आपका क्या बनेगा बताओ, माइनस सी आर नॉट बाई 2 इक्वल टू माइनस के टी हाफ। कट जाएगा तो के क्या बच जाएगा बताओ, माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो टी हाफ इक्वल टू क्या बचेगा, सी आर नॉट बाई 2, और के को इधर भेज देना तो के आ जाएगा। ये आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, सी आर नॉट बाई 2 के। अब तुम्हारे बुक्स में या एग्जाम में ऐसा हो सकता है टी हाफ ऐसा लिखा होगा, यार मत घबराना, सेम ही चीज है। स्क्वायर ब्रैकेट्स किसको इंडिकेट करे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन को हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो आपका डेरिवेशन रहेगा वहां पर सी आर के जगह पे क्या यूज करना, सी आर नॉट बाई 2 यूज कर देना है, और टी के जगह पे यूज करना है टी हाफ यूज कर देना, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन था। अब ये जीरो ऑर्डर कर लिए। अब आपको मैं इसका ग्राफ भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमको ग्राफ बता देते हैं। आओ ग्राफ देख लेते हैं, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ग्राफ में मैंने क्या लिखा, बोर्ड पे दिख रहा होगा, आर आर वर्सेस सी आर, मतलब रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा सी आर वर्सेस टी, यानी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस हाफ लाइफ। डरिए के बाद इजी है, बहुत आसान है। तो यहाँ देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था बताओ, रेट इक्वल टू क्या था बताओ, के
सी आर का पावर 0, 0 ऑर्डर के लिए था। तो देखो जैसा इक्वेशन वैसा ग्राफ, ये तो आपको भी पता है। तो रेट इक्वल टू हमारा क्या होगा बताओ, के हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ हम ऐसे प्लॉट कर लेते हैं, वाई एक्सिस पर रेट को रखते हैं और एक्स एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन को रखते हैं, और ये ग्राफ आप एकदम सीधी लाइन बन जाएगा। कैसे कह सकते हैं सर, अब समझो बाबू, सी आर का वैल्यू 1 रखो, सी आर का वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, उसका पावर कितना है 0, वैल्यू हो जाएगा 1, यानी जो रेट होगा वो के इक्वल होगा। तो ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो लाइन, यानी कि यही होगा, ये नीचे भी हो सकता है ऊपर भी, ये लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो, इन्फिनिटी रख लो, लेकिन उसका पावर कितना है 0, तो वैल्यू हो जाएगा 1, यानी रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा के। तो ये स्लोप दिख रहा है क्या, स्लोप ये किसका है बताओ, के का है। नहीं, ऐसा लाइन बनेगा। एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है सीबीएसई वालों या जो भी स्टेट बोर्ड वाले हैं कि ग्राफ किसका है, तो एकदम आराम से देखना कि किसके बीच के पहले ग्राफ प्लॉट है। तो ये किसका ग्राफ है, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉटेड है। यहाँ देखो, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का है। तो सी आर क्या था, सी आर माइनस सी आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अभी प्रूफ किए थे, सी आर माइनस सी आर नॉट इक्वल टू के माइनस के टी, ठीक है ना। तो इसको क्या करो, सी आर इक्वल टू माइनस के टी, इसको उधर लेके चल जाओ, सी आर नॉट आ जाएगा। तो इसको प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे, इसको प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे, ये हमारा स्लोप हो गया और ये हमारा सी हो गया। यानी पूरा ग्राफ हमारा प्लॉट किस केस में होगा बताओ, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है बताओ, वाई एक्सिस पे, और टाइम कहाँ है एक्स एक्सिस पे। ग्राफ आपको पक्का आता होगा। अब देखो वाई एक्सिस पे किसको प्लॉट किया गया बताओ, कॉन्सेंट्रेशन को। एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट किया गया, टाइम को। आपको दिख रहा है स्लोप क्या है, नेगेटिव, और सी आपको सी आर नॉट पता है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर यहाँ ये 0 होता ना, अगर ये 0 होता तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये 0 है नहीं। ये क्या है बताओ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। किसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है, 0 तो पक्का नहीं होगा, रिएक्टेंट है ना, वो 1, 2, 5, 6 कुछ भी दे सकता है। मतलब इतना तो गारंटी कि 0 से ज़्यादा होगा। तो 0 से ज़्यादा मतलब कहीं ऊपर होगा। यही जो लाइन है ना, यही तुम्हारा सी आर नॉट है। अब तुम गौर से देखो, स्लोप नेगेटिव है, तो जब स्लोप नेगेटिव होता तो ग्राफ नीचे की तरफ आता। अगर स्लोप होता तो यहाँ से ग्राफ ऊपर निकल लेता। सर स्ट्रेट लाइन ही क्यों बना है, क्योंकि भाई इक्वेशन किसका है, स्ट्रेट लाइन का है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट बना। तो ये जो स्लोप है ना, स्लोप ये क्या है, माइनस के है। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करे बताओ, एग्जाम पूछेगा कि रेट कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, तब बोलेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देख लो बाबू। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ देख लो, वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस हाफ लाइफ। क्या आया था हम लोग का हाफ लाइफ बताओ, हाफ लाइफ हम लोग का प्रूफ किया क्या, सी आर नॉट बाई 2k लो। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टी हाफ इक्वल टू 1/2k सी आर नॉट, या हम ये कह सकते हैं कि टी हाफ डायरेक्टली टू सी आर नॉट। कैसे बोल सकते हैं सर, अरे बाबू ये क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाएंगे तो डायरेक्टली का चिन्ह नहीं आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। इट मीन्स हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। प्रूफ करा दे, ऐसे समझा है, लो समझ लो। इसको कहाँ प्लॉट करेंगे यार, वाई एक्सिस पे। इसको कहाँ प्लॉट करेंगे, एक्स। ये हमारा क्या बताओ, स्लोप, वाई इक्वल टू एम एक्स हो गया। सर सी, अरे बाबू सी 0 है। तुम लोग रट्टा अगर मार के बैठा है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस, तो c हमारा कितना है 0। अभी ना बताया कि c का अगर वैल्यू 0 तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये ग्राफ किसका है बताओ, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है।
तो एग्जाम में ऐसा पूछेगा बड़ा अच्छा। एक चीज आपको पता चला, यहाँ पे बड़ा सिंपल से हमारे हाथों से निकल रहा है क्या, जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। गजब, मतलब रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और जो हाफ लाइफ है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा आपके वाइवा में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसका रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करता, परंतु उसका हाफ लाइफ जो है कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर है बताओ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बड़ा मस्त ग्राफ बना इसका, ठीक है। तो ग्राफ क्लियर कर दिया किसका, आर आर वर्सेस सी आर, सी आर वर्सेस टी, और सी आर वर्सेस हाफ लाइफ, ठीक है ना। अब हम डेरिवेशन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फिर ग्राफ पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में क्या करके 4-5 सवाल दो नोट से मिला करके कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अपने डेरिवेशन को देखते हैं। कौन सा? डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगेन जैसे देखो, जैसा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन किया ना, सेम टू सेम वही प्रोसीजर, वही प्रोसेस फॉलो करना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हाँ, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था क्या ऑब्जेक्टिव के लिए, कि अगर कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है तो जीरो ऑर्डर फॉलो कर सकता है। तो वैसे में एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट का डिकम्पोजिशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिकम्पोजिशन करता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। जैसे कि रेडियम का डिकम्पोजिशन होगा तो रेडॉन और हीलियम बन सकता है, ठीक है। खैर हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस क्या है, डेरिवेशन पे। फॉर रिएक्शन आर से पी, तो क्या बनेगा बताओ? रेट इक्वल टू माइनस, रिएक्टेंट के लिए बात करें तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, रेट इक्वल टू के सी आर का पावर एन। अब यहाँ हमें एन कितना लेना है बता? 1 लेना है। क्यों? क्योंकि किस ऑर्डर की बात करें बताओ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमारा रेट क्या हो जाएगा बताओ? के सी आर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों का LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो माइनस डी सी आर बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के सी आर, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको इधर भेज दीजिएगा, इसको इधर लेके आ जाइएगा। तो माइनस डी सी आर बाई सी आर इक्वल टू के डी टी। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो डी सी आर बाई सी आर इक्वल टू के डी टी। अच्छा, सेम टू सेम चल रहा है क्या? जैसा चल रहा था वैसे चला रहा है, कुछ खाली एक जगह चेंज हो क्या? यहाँ क्या था बताओ? के था, यहाँ क्या आ गया? सी आर आ गया। कुछ चेंज, प्रोसीजर सब सेम है। अब बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इंटीग्रेशन का पड़ा होगा डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स होता है। लिमिट रख ले, जब समय 0 रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? सी आर नॉट। कुछ समय के बाद कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा सी आर, सी आर मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग सी आर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर लॉग लिख करके आप ln क्यों लिख रहे हैं? भाई ln एक तरह का नेचुरल लॉग है। अगर किसी को नहीं पता तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और जा करके अपने फ़ोन का कैलकुलेटर खोलिएगा, साइंटिफिक वाला। वहाँ पर 2 चीज़ें होगा, लॉग भी होगा और ln भी होगा। लॉग भी होगा और ln भी होगा। तो ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, जिसका बेस e होता है। इसका बेस कितना है? e होता है। और जो लॉग दिया होगा ना उसका बेस 10 होगा। उस हम बाद में डिस्कशन करते हैं, फिलहाल ये ले लेते हैं। तो इसका मतलब जब भी हम बोलते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब भी हम लोग ये बात बोलते हैं ना तो इट मीन्स हम लेते हैं नेचुरल लॉग लेते हैं। इसका दिमाग में रख लीजिएगा, यहाँ यूज करें चाहे कहीं भी यूज करें। जब भी लॉग की बात करते हैं ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड,
तो इट मीन्स नेचुरल लॉग की बात करते हैं, ln की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब लॉग आएगा ना तो ln आएगा, नेचुरल लॉग आएगा। वो बाद में हम चेंज करेंगे, वो अलग चीज़ है। फिलहाल देख लीजिए CR नॉट CR इक्वल टू K, इसका क्या होगा T होगा, 0 से T। रखो अपर लिमिट -1, तो ln CR माइनस ln CR नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा KT हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा ln CR नॉट इक्वल टू माइनस KT। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, जब अच्छा ये एक फॉर्मूला है log m बाई n का, पढ़ा होगा log m बाई n इक्वल टू क्या होता है log m माइनस n। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं ln CR बाई CR नॉट इक्वल टू माइनस KT। ये भी फॉर्मूला है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला नहीं, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, अब बताते हैं। अब एक काम, वापस वीडियो को पॉज कर लीजिए और जाइए साइंटिफिक कैलकुलेटर खोलिए, तो वहां आप क्या देखेंगे, एक बार आप ln2 पे क्लिक करिए, ln2 पे। तो ln2 पे क्लिक करने पर आपका वैल्यू आया होगा 0.693 आया होगा। क्लियर कर लीजिए। अब log2 पे क्लिक करिए, आपका आया होगा 0.301। मुझे बस ये पता करवाना था कि दोनों सेम नहीं है। अब रुक जाइए, अब जब आप log2 लिए हो ना, उसमें जो भी वैल्यू आया 0.301, उसमें आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बताओ। अब आपका आ रहा होगा 0.693। तो मेरा मतलब ये था कि अगर मुझे ln को log में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, log CR डिवाइडेड बाई CR नॉट इक्वल टू माइनस KT। ठीक है, अच्छा एक बात आपसे और पूछना चाहते हैं, ये सब फॉर्मूला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं चल रहा, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस उधर जाता ही नहीं, तो क्या होता बताओ। तो हमारा होता माइनस ln CR अब प्लस ln CR नॉट, यानी कि ln CR नॉट प्लस में आता और माइनस ln CR माइनस में आता, यानी ये इधर होता और ये इधर हो जाता, यहां माइनस हट जाता। फिर क्या लिखते बताओ, यहां क्या बनता, ln CR नॉट ऊपर होता, ln CR नीचे होता। फिर यहां क्या बनता, तो हम इसको और करके क्या लिख सकते बताओ, 2.303 log CR नॉट बाई CR इक्वल टू KT। दोबारा बता दे, सुन लो, आराम से समझो। यहां तक तो कोई दिक्कत आई नहीं होगा, यहां तक, यहां भी दिक्कत नहीं होगा। मैंने क्या किया, इसको उधर भेज दिया तो माइनस KT आ गया था, तो ln CR माइनस ln CR नॉट इक्वल टू माइनस KT हो गया। फिर यहाँ ln कॉमन ले लिया तो CR बटा में CR नॉट हो गया। हमारा कहना एक ही था कि अगर इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता, तो क्या हो जाता, ये माइनस आ जाता और यहाँ प्लस आ जाता ना। तो फिर हमारा बनता क्या कि ln CR नॉट माइनस ln CR होता, यानी ये इधर आ जाता, मतलब प्लस वाला पहले लिखते हैं और माइनस वाला बाद में, तो ln CR नॉट माइनस ln CR आ जाता। तो क्या होता है बताओ, यानी कि ऊपर CR नॉट आ जाता है, नीचे CR, तो वही तो हम कर दिए हैं बताओ। और आप सबसे एक निवेदन है, जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, न्यूमेरिकल आप किसी पे मत बनाना, न्यूमेरिकल आप इसी पे बनाना, इस फॉर्मूला पे, आपके लिए आसान होगा। डेरिवेशन भले यहाँ तक लाके छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल आप इस पे बनाना, आपके लिए आसान होगा। क्योंकि आपको लॉग सिर्फ एक बार देखना पड़ेगा, यहाँ ना लॉग 2 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी हाफ लाइफ निकाल ले, चलो इसका भी हाफ लाइफ कर लेते हैं। हाफ लाइफ क्या बताया था आपको, हाफ लाइफ में क्या करना बताओ,
हाफ लाइफ में क्या करते हैं, जहाँ सी आर दिया है ना, हाफ लाइफ में सी आर की जगह पे क्या लिखते हैं, सी आर नॉट बाई 2, और टी की जगह पे क्या लिखते हैं, टी हाफ, रख लो यहाँ पे। तो 2.303 लॉग, ऊपर सी आर नॉट ऑलरेडी है, नीचे क्या आ जाएगा, सी आर नॉट बटा 2, इधर के टी हाफ, इसे कट जाएगा, 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 2.303 लॉग 2 इक्वल बटा में के आ जाएगा टी हाफ, अरे के इधर आ जाएगा। तो अभी आपसे बोलता log 2 का वैल्यू कितना था, 0.301, उसमें इतने से मल्टीप्लाई करना था, हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 0.693 बाई के इक्वल टू टी हाफ। टी हाफ यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ जो है 0.693 बाई का। अरे यार यहाँ तक अजीब हो गया, पता है क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो था कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा था, और हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहां उसका रिवर्स हो गया, गौर से देखो तो, यहां पर रेट जो है, रेट, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, रेट डायरेक्टली सी आर लिख सकते हैं अगर आप गौर से, क्यों, इक्वल टू और के हटा देंगे तो सी आर आ जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है। यहां पर रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परंतु हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट, सॉरी अजीब नहीं आ गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो था कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ जो था कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली था, और रेट कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा था। यहां उल्टा है, रेट कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली है और हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये बहुत बारीकी से देखोगे तभी चीजें पता चलेंगी क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपका डेरिवेशन क्लियर कर लिए, हम इसका ग्राफिकल आपको बता दें, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, रेट इक्वल टू क्या बताओ, के सी आर, मतलब इसको हम रफ हटा, अगर हम इसको अगर चेंज कर दे तो हमारा रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सी आर हो जाएगा, सॉरी रेट डायरेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, सी आर। इसका मतलब क्या है कि हमारा ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा बताओ, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी भी कोई दिक्कत लग रहा है आपको, प्लॉटिंग में समझ में नहीं आ रहा, इसको y पे प्लॉट करो, इसको x पे प्लॉट करो, ये आपका स्लोप हो जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो हमारा c कैसा है, 0। तभी हम थोड़े पहले बताए थे, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, खत्म। यहाँ आ जाओ, एल यही था ना डेरिवेशन हम लोग का, यही था, एल एन सी आर माइनस एल एन सी आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी। तो एल एन सी आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन सी आर नॉट। टाइम यहां लिखेंगे एल एन सी आर, क्या प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे है, ये x पे है, ये आपका स्लोप है और ये आपका c है, हाँ या ना। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं ऊपर होगा, ये आपका एल एन सी आर नॉट हो जाएगा और ग्राफ नीचे आ जाएगा। क्यों, स्लोप कैसा है, निगेटिव। फिर से समझा, देखो अगर आप थोड़ा सा लापरवाही करोगे ना, थोड़ा सा, तो ये वाला ग्राफ और जीरो ऑर्डर वाला देखने में सेम है, दोनों का सी आर वर्सेस टी ग्राफ सेम बना है, लेकिन लापरवाही नहीं करना। वहां पे यहाँ सी आर लिखा था, यहाँ सी आर नॉट था, यहाँ लेलन सी आर है, यहाँ एल एन सी आर नॉट है, लापरवाही मत कर लीजिएगा प्लीज। और स्लोप कैसा है बताओ, स्लोप हमारा कैसा है, माइनस के, यहां से क्यों स्टार्ट के ऊपर जस्ट, हाँ जा सकते, देखो ये डिपेंड करेगा सी आर नॉट का वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे, लेकिन ग्राफ नीचे ही आएगा, जहां से आएगा नीचे आएगा। क्यों आएगा बताओ, स्लोप कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, वहां देख लो हाफ लाइफ क्या आया था बताओ, 0.693 बाई के आया था,
0.693/k आया था। तो अच्छा, अगर हम यहाँ पे अपने मन से CR का पावर 0 रख दे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी का पावर अगर 0 रखे तो वैल्यू 1 होता है, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। कैसे, समझो। यहाँ रखो CR और यहाँ रखो TF। कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, पावर कैसा है, 0। यानी ये किसके इक्वल है बताओ, ये इसके ना इक्वल है जी। तो ये जो हमारा स्लोप है, स्लोप ये किसके इक्वल है, 0.693/k के इक्वल है। ठीक है, आपका ग्राफ अगर आप थोड़ा सा लापरवाही करोगे ना तो ग्राफ 0 ऑर्डर जैसा ही है, लेकिन पोजीशन शायद बदल गया। 0 ऑर्डर में ये इधर था और ये इधर था, ये तो अपनी जगह पे है। सत्य, लापरवाही प्लीज मत करें, ग्राफ में कन्फ्यूजन नहीं होना, लॉजिक क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, आपका ग्राफ गलत नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ था किसका, 0 ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब हम बात करेंगे, अब हम फाइनली किस पे आ गए बता, न्यूमेरिकल्स पे आ गए। डेरिवेशन वाला पंगा खत्म हो गया, बेसिक चीज़ें बता रखी है, के कैसे निकालना था, के का यूनिट क्या होगा, सब बता रखा है। अब हम सीधे सीधे न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी 3-4 सवाल कर लेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करने के लिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन लिख के बताते हैं आपको। आइए हम न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है ये क्वेश्चन, या ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट भी करता है। लिखा क्या है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले ही इंडिकेट कर रखा है, टेक्स 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20 मिनट लेता है 25% डिकम्पोज होने के लिए। फिर क्या पूछ रहे, कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% डिकम्पोजिशन विल टेक्स प्लेस। मतलब 25% डिकम्पोज होने में 20 मिनट लगता है, तो 75% डिकम्पोज होने में कितना समय लगेगा, यही सवाल है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि 25 के लिए 20 मिनट, तो 75 के लिए 60 मिनट, टिक मार के चल देंगे, गलत हो जाएगा, समझेगा पहले कैसे। तो सॉल्यूशन है, R से P कोई रिएक्शन चल रहा है, जब समय 0 है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लेना है बताओ, 100%, जो कि हमने बता रखा है। अब कह रहा है कि जब 20 मिनट हुआ तो 25% डिकम्पोज हो गया, इसका मतलब कितना बचा है, हमें यहाँ लिखना पता है कौन सा होता है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। याद करो CR, ये CR0 है, ये CR है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना, हमें उस पर फोकस करना। अरे वही ना फिर आगे जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर 25% डिकम्पोज हो गया, तो बचा कितना, 75%। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, KT इक्वल टू 2.303 log CR0/CR। यहाँ लिखा हुआ है, देखो देख लो। CR0 कितना रखना, 100, CR कितना रखना, 75 रख देना है ना, और KT होता तो मैंने K इधर ला के रख दिया, और टाइम हमको उधर 20 मिनट दिया हुआ था। इसको इक्वेशन, अच्छा 25 से कट जाएगा, 25 4 जा, 25 3 जा, 4/3 आ जाएगा। उधर में लिखा है क्या, T इक्वल टू क्या बनेगा, 2.303/K log 4/3। ठीक है, एक कम आप और कर सकते हो, पहले इसको समझ लो। यहाँ तक तो कर लिया, अब दूसरा क्या बनेगा, R से P वापस लिखो। 100% कॉन्सेंट्रेशन जब समय 0 था, रिएक्टेंट का था, पूछ रहे कितने समय बाद 75% डिकम्पोज हो जाएगा, इट मीन्स बचा कितना, 25%, तो यहाँ 25 लिख देंगे। फॉर्मूला वापस वही लगाएंगे, KT इक्वल टू 2.303 log 100/25। अब 25 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303/K log 4। ठीक है, फिर क्या करिएगा, डिवाइड इक्वेशन 2/1 कर लीजिएगा, तो ये वाला टर्म खत्म। ये सबसे आसान तरीका है एक्चुअली में करने का, जो हम बता रहे हैं। एक तरीका और बताएंगे लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है, तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा, T/20, तो 20 उधर भेज दो, तो 20 इंटू log 4 डिवाइडेड बाई log 4/3। समझ में आ रहा है, 20 इधर भेज देंगे तो 20 यहाँ आ जाएगा,
log 4 डिवाइड बाई log 4/3। अच्छा log 4/3 को क्या लिख सकते हैं, log 4 माइनस log 3, log 4 माइनस log 3। अब या तो आपको log टेबल देखना आता हो, बढ़िया है, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में आपको log 4 log 3 का मान दिया रहेगा। वैसे तो सिर्फ 2 का नहीं देगा, log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 तक का दे देगा। अब आप अपने आवश्यकता अनुसार उसमें से log का वैल्यू पिक आउट कर लीजिएगा। तो log जो 4 का वैल्यू होगा 20 तो रहने दो, log 4 का जो वैल्यू दिया रहेगा 0.602 रहेगा। 0.6 आपको याद नहीं करना, log का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में 0.602। log 3 का 0.477 हमने यहाँ लिखा है, देखो गौर से 0.47। अब इसमें से इसको घटा देना, ठीक है, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना, और जो भी घटाने के बाद आएगा उसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, 96.32 मिनट हमारा आंसर होगा। 96.32 मिनट, समझ में आ रहा है? यानी कि 75% रिएक्शन को पूरा होने में 96.32 मिनट लग रहा है। यानी जो हम तुक्का मार रहे थे ना कि 25% में 20 मिनट, 25% कंप्लीट होने में 20 मिनट लग रहा है, तो 75 को पूरा होने में 60 मिनट, ऐसा गलत हो जाता है। कितना लग रहा है बताओ? 96.32 मिनट लग रहा है। एक तरीका और हो सकता है, सुन लीजिए कैसे, लेकिन लेंदी होता। देखिए सब चीज़ मान दिया था ना, के को यहाँ रख लेते और टी को यहाँ रख लेते, तो हम लोग पहले के का वैल्यू निकाल लेते। कैसे? अरे 4/3 है ना, 4/3 बस यहाँ के होता, यहाँ टी रहता। तो हम क्या करते, log 4 का वैल्यू देख लेते, log 3 का वैल्यू देख लेते, इसको सॉल्व कर लेते। तो हमें यहाँ से k आ जाता, क्या आ जाता? k। फिर हम आकर के यहाँ पे k का वैल्यू रख करके t निकाल लेते। क्या बोले मैंने? इस इक्वेशन से इसको यहाँ रखते, इसको यहाँ रखते। हमको पता t 20 दिया हुआ है, t हमें 20 दिया हुआ है, t हमें 20 दिया हुआ है, तो k यहाँ रखते, ये यहाँ रखते, और log 4 और log 3 का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप पहले यहाँ से k निकाल लेते, फिर k यहाँ ला के पुट कर लेते। इक्वेशन थोड़ा लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये आसान था। इसमें फ़ायदा क्या होगा, हमको के नहीं निकालना पड़ा, है कि नहीं, दोबारा फिर के रख के डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, तो टाइम बहुत बच गया। तो ऐसे सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी एक दो और कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा क्या है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 693 सेकेंड, 693 सेकेंड है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। यानी हमको इस क्वेश्चन में हाफ लाइफ दिया है और समय पूछ रहा है जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो जाएगा तब। तो अगर आप समझेंगे, अगर हाफ लाइफ दे दिया तो मुझे वहाँ से के निकालना पड़ेगा। तो हाफ लाइफ इक्वल टू क्या होता है, 0.693/k होता है। के को उधर लेके चले जाओ, टी नीचे लेके आ जाओ, और टी हमको दिया था 693। फॉर्मूला कहता है 0.69, तो पॉइंट उड़ेगा ना तो नीचे 1000 आ जाएगा, तो 693 नीचे भी 693 तो इससे दोनों कट जाएगा। तो के कितना हो जाएगा, 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ वाला जो के निकला था यहाँ रख देना, हमारा आंसर उठ जाएगा। अब रिएक्शन R से P जा रहा है, समय जब 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन 100% था। करें 90% कंप्लीशन पर कितना टाइम लगेगा, जब 90% कंप्लीट होगा तो बचेगा कितना, 10% ना, और ये हमसे टाइम पूछा, 90% चला गया तो 10%, तो उसका समय कितना लगा होगा। तो क्या KT अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, KT इक्वल टू 2.303 log CR0/CR। CR0 कितना बताओ, 100 है, और CR कितना है, 10, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 10 बचेगा। तो log 10 का वैल्यू 1 होता है, और 2 इसको k को इधर लेके आ जाना, तो 2.303/k log 100/10, 0 0 कट गया, तो 2.303/10 का पावर -3 log 10, log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो t क्या बनेगा, 2.303/t का पावर माइनस, ये ऊपर चल जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और 1000 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2.303 को 1000 मल्टीप्लाई, तो पॉइंट गायब हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 2303 सेकेंड। ये आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। सिंपल सवाल आ रहा है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं आ रहा है। एक दूसरा और देख लेते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म कर देंगे। आइए इस आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रख लीजिएगा,
क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर के लिए हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं। आपको कंपोनेंट समझने क्या गिवन और क्या निकाल लेना है। इस क्वेश्चन में दिया कि द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कितना 60 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपका पिक्चर हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस 1 ग्राम टू 0.0625 ग्राम, मतलब 1 ग्राम से 0.0625 ग्राम रिड्यूस होने में कितना समय लेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमको के दे दिया है कितना 60। आर से पी जब समय 0 था तो रेट का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया बताओ, 1 ग्राम दिया हुआ है। कह रहे कितने समय के बाद ये इतना रिड्यूस हो जाएगा, यानी हमसे टाइम पूछ रहा है। कुछ करने ही नहीं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मारो, क्या है सी आर माइनस सी आर नॉट इक्वल टू के टी, सी आर माइनस सी आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं और इन दोनों को इधर लेके आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो के टी हो जाएगा, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा बन जाएगा सी आर नॉट माइनस सी आर। और हमको तो टी निकालना है, तो कैसे डिवाइड कर दो, बाकी सभी वैल्यू को रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। सी आर नॉट 1 है, सी आर कितना दिया, इतना 0.0625 दिया। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 0.9375, 0.9375। आप उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0156 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल को यहाँ जंप कर देंगे तो 1.56 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर पूछता तो कोई दिक्कत नहीं था, वहाँ 2.303 log सी आर नॉट बाई सी आर रहता, उसके लिए झमेला नहीं। ठीक है ना, तो उम्मीद करते जितना भी इस वीडियो में बताए होंगे ना, बेसिक से लेकर के एंड तक, वो आपके सभी डाउटों को क्लियर कर दिया होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। एग्जाम का टाइम चल रहा है, इसलिए मन लगा के पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।